हेलो चैंपियंस। तो कैसे हो आप सब। तो पहले तो बात करते हैं भाई, कल की क्लास की जो होने वाली थी वो आज क्यों आ रही है। बहुत बहुत सॉरी, वेरी वेरी सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल इशू था इसीलिए क्लास नहीं डल पाई। और आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास जो कल वाली थी आज डल रही है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आज हम इस क्लास में ऐसा कुछ पढ़ेंगे जो 9th से लेकर 11th के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीन्स अगर उसे केमिस्ट्री पढ़नी है, उसे अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, या जैसे उसने 9th में बेस नहीं क्लियर किया 10th में आ गया, या 10th में भी बेस क्लियर नहीं कर पाया वो 11th में आ गया, तो भी अगर वो ये प्लेलिस्ट देखता है तो उसका बेस 100%, 100%, 101% क्लियर हो जाएगा। इसमें हम इस क्लास में क्लास 9 से 11 तक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इतना डीप नहीं जाएंगे, पर जो बेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अब मैटर क्या होता है? क्लास 9 में नहीं पढ़ा ना, पता है मुझे, तुम सब बस ऐसी ही हो। मैटर जिस चीज़ कोई स्पेस लेती है या मास है उसके पास, वो मैटर है। एटम इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ protons, neutrons and electrons. Atoms are the smallest units of an element that retains the properties of that element. अब इसमें क्या बोला गया है कि एटम एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे तुम अपने घर के ईंटों से, जैसे तुमने अपना घर बनवाया है ईंटों से, वैसे ये मैटर दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो सब मैटर से बनी है, और उस मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम। अब एटम के सब पार्ट्स पे जाएंगे तो एटम में 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में जैसे पहले न्यूक्लियस, एटम के जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके आउटर शेल्स में जो आउटर ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे स्पेस की जो वो, जब स्पेस की इमेज देखते होगे तो जो ऑर्बिट्स बने रहते हैं जिस पाथ पे प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे ही ऑर्बिट्स एक एटम के पास होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more atoms are held together by chemical bonds। एक मॉलिक्यूल जब बनता है जब 2 से ज़्यादा या 2 एटम जब केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल। जैसे मॉलिक्यूल कैन बी मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ये ज़रूरी नहीं कि मॉलिक्यूल में जब हम सेम टाइप का एलिमेंट डालेंगे तभी मॉलिक्यूल, सेम टाइप का एटम डालेंगे तभी मॉलिक्यूल बनेगा, या डिफरेंट टाइप के एटम डालेंगे तभी मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें दोनों चीज़ें, अगर सेम टाइप का बनाओगे तो भी बन सकता है, डिफरेंट टाइप का भी बन सकता है। जैसे सेम टाइप में ले सकते हैं हम H2, सो H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम वाले एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम H2O। समझे या नहीं समझे बता के जाना। अगला है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखो भाई, इसमें पर्सनली मैं जब 9th या 10th में था, 9th में और 10th में था, जब मुझे भी पर्सनली इसमें दिक्कत आती थी। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस नहीं होता, जो दिखता है, दोनों चेंज दिखते हैं पर उसमें कोई फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। पर केमिकल चेंज में केमिकली प्रॉपर्टीज जो होती है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, वो चेंज हो जाती है, उससे नया सब्सटेंस बनता है। जैसे एग्जांपल फिजिकल चेंज के हो सकते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेज। पेपर को काटना, पेपर की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलता तो वो फिजिकल चेंज हो गया। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये भी एक केमिकल चेंज है, सॉरी फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये सारे केमिकल चेंज में आते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में
बदलाव देखने को मिलता है। तो आगे टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर हमने पढ़ा, मैटर क्या होता है, जो कोई भी चीज़ के जिस किस चीज़ के पास मास है या वो स्पेस ऑब्टेन कर रही है, रिटेन कर रही है, तो वो मैटर है। अब उसमें टाइप्स ऑफ मैटर, एलिमेंट्स। पहला है एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स। एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंस है जिन्हें हम केमिकल मेथड से नहीं ब्रेक कर सकते, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और भी ऐसे सब्सटेंस और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, बहुत सारे हैं। कंपाउंड सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। अब एलिमेंट, एटम, जब सेम टाइप के एटम जुड़ेंगे तो एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। और जब एलिमेंट तरह तरह के मतलब टाइप्स ऑफ एलिमेंट जब जुड़ेंगे, दो से ज़्यादा या दो पर फिक्स रेशियो में जब जुड़ेंगे तो उन्हें हम कंपाउंड कहेंगे, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, CO2, समझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कंपाउंड्स में। तो सब्सटेंस कंपाउंड मैं समझा रहा हूँ, देखो कंपाउंड वो जब दो से ज़्यादा या दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तो उन्हें हम कंपाउंड कहेंगे। मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकल बॉन्डेड। अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। और मिक्सचर वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ऐसे कोई भी सब्सटेंस दो से ज़्यादा या दो जो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर, चीनी का घोल, नमकीला पानी, मीठा पानी, शरबत वरबत, बहुत सारी चीज़ें, ये सब मिक्सचर्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूरी क्लास 10th में तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, ना 9th में छोड़ा था, ना 10th में छोड़ेगा, ना 11th में छोड़ेगा, मतलब ये तुम्हारे पीछे पीछे जाता ही रहेगा। अब सच वीडियो के बाद बता के जाना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे 9th में नहीं समझ आई थी, सच ईमानदारी से बता के जाना। अभी तो बता ही रहा हूँ मैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होती है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम जैसे ये KLMN, अगर जैसे जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को हम सेल्स में डिवाइड करते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड सब लेवल्स विद इन एन एटम। दिस अरेंजमेंट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने समझा कि हम उसके जो एटॉमिक नंबर है उसे डिफरेंट सेल्स में, सब लेवल्स में, विद इन एन एटम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे उस पर्टिकुलर एलिमेंट की हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं। जैसे हमने ले लिया कैल्शियम ले लेते हैं, चलो कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर है 20, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 8। हाँ, तो मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझा रहा था। अरे मैं इसलिए रुक गया था क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था यार। हाँ, तो हम क्या समझ रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम उसका समझ रहे थे ना, कैल्शियम का। पहले तो ये समझो KLMN 4 सेल होते हैं, ये बोहर ने बनाया था। बोहर जी को पता नहीं क्या लग रहा था कि यार बच्चों के लिए, बेचारे बच्चों के लिए इतना कठिन सवाल छोड़ गए। इतना कठिन नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, आसानी है। इसमें देखो K शेल में 2 भरेंगे, मीन्स जितना भी उसके एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से। फिर L शेल में 8, इसमें M में 8, इसमें 8। इसका एक फॉर्मूला होता है 2n²। ये पहला है। तो
2n²। के का क्या निकलेगा 2n² के फॉर्मूले के हिसाब से कि 2 और 1 का स्क्वायर। तो के में इसके हिसाब से आ गए, के में इसके हिसाब से आ गए 2। रुको मैं इसे रेस कर दूं, 1 मिनट, सब हटाओ। ठीक है, के में आए 2। अब एल में 2n² के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे है, दूसरा ऑर्बिट है, तो n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 8, तो इसका 8 आ गया। फिर ये 3 है, m का नंबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 × 2 18। ठीक है, अब n में कितना आएगा, बताओ बताओ बताओ। 4 का स्क्वायर 16 × 2 32। पर हम 20 एलिमेंट्स तक, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए 2 8 8 8 रखते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की इस हिसाब से वैलेंसी हो जाएगी, 1 मिनट, कैल्शियम की वैलेंसी हो जाएगी जिसका एटॉमिक नंबर है 20, उसकी हो जाएगी 2 8 8 2। समझे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करोगे? तो तुम मुझे किसकी, आर्गन और पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कमेंट्स में बता के जाना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा वैलेंसी एंड वैलेंस रिडक्शन। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी refers to the number of electron an atom can gain, lose or share when forming chemical bond. It indicates the combining capacity of an element. तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं भाइयों बहनों। तुमने एलिमेंट्स ऐसे देखे हैं ना, Ca पे 2+, Fe पे 3+, एल्यूमिनियम पे भी 3+, हैं, क्लोरीन पे माइनस देखा होगा, ब्रोमाइन पे माइनस देखा होगा। तो ये क्यों होते हैं, कभी सोचा है? ये बस रटा है बस। वैलेंसी जो अभी हमने पढ़ा, वैलेंसी वो होती है KLMN में, जैसे Ca की निकाल रहे थे हम, इसकी कैल्शियम की 2 8 8 2 है। वैलेंसी अगर जो लास्ट शेल होता है उसमें, अगर ये ध्यान से सुनना, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 1 मिनट, जो लास्ट सेल में जो नंबर रह जाता है, जैसे n में अगर नहीं है या m में रह गया 8 है, तो उसमें हम क्या, जो लास्ट सेल में नंबर रहता है उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब समझो वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी निकालते हैं अगर उसमें लास्ट सेल में 4 से कम है नंबर, जैसे 1 2 3 या 4 भी है, नहीं 4 नहीं है, 1 2 3 है, तो हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे इधर 2 है तो 2 है, तो 2 इसकी कैल्शियम की वैलेंसी बन जाएगा। मैं तुम्हें समझा रहा था वैलेंसी, उतने तक समझ आ गई थी ना कि कैल्शियम की कैसे निकाले जिसमें 4 से कम है। अब 4 से ज़्यादा वाली की बता रहा हूँ मैं, निकालता हूँ फॉस्फोरस की, जिसका एटॉमिक नंबर है 15। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले करना ज़रूरी है, 2 8 5। ठीक है, अब लास्ट सेल में जो नंबर है उसका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये नंबर 4 से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, तो अब हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी 1। फिर फॉस्फोरस के बाद सल्फ़र की निकालते हैं, तो इसकी जगह 5 की जगह 6 आ जाएगा, और इसकी फॉस्फोरस की वैलेंसी आई 1, तो सल्फ़र की आएगी 2। समझे कि कैसे निकालनी है? फिर से समझाता हूँ, रुको यार, इरेजर काम नहीं कर रहा है इसलिए बार बार ना ये हटाना पड़ रहा है। तो हम ले लेते हैं क्लोरीन की, ले लेते हैं 287 की ले लेते हैं हम, ये जिसका एटॉमिक नंबर 17 है।
इसमें अगर इसमें से हमें 4 माइनस करना है क्योंकि ये 4 से बड़ा नंबर है, और इसमें से माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी 3। तो समझे तुम, बढ़िया से समझे। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये समझना भाई बहुत ज़रूरी है। मैंने समझा दिया, काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आया होगा। अगर उन्हें नहीं समझ आया है तो अपने घर में अपने फ़ोन में पीरियोडिक टेबल खोलना, या तुम्हारी बुक में, तुम तो 10th में हो, अगर 9th में हो तो लास्ट में तुम्हारे चैप्टर 4 में है शायद, हाँ चैप्टर 4 में है, उसमें होगा एटॉमिक नंबर और एलिमेंट की लिस्ट होगी। उसे खोल के बिना देखे हर एक एलिमेंट की वो निकालना वैलेंसी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना। तुम्हें पक्का समझ आएगा, गारंटी। जब तक मैं पढ़ा दे रहा हूँ, या चाहे तुम कोई सी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कोई सी भी कोचिंग में चले जाओ, भाई उधर के टीचर्स पढ़ा देंगे, पर तुम्हारा काम है सेल्फ स्टडी करना। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कुछ सही समझ नहीं आएगा। और प्रोक्रास्टिनेशन, आलस, कामचोरी पढ़ाई के मामले में कभी मत करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ। और तुम्हें समझा रहा हूँ, जैसे ही तुमने आलस किया, प्रोक्रेस्टिनेशन किया, उधर ही गए तुम, क्योंकि जो काम टल जाता है वो कभी नहीं होता। कहावत सुनिए ना कि आज करे सो कल, करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी भोरी करेगा कब। इसका मतलब है कि जो कल काम करना है वो आज कर ले, जो आज करना है वो अभी कर ले। अगर कल प्रलय आ गई तो काम कब करेगा, या कब, अगर टाइम कल ही देना है तुझे, और तू अगर बार बार काम टाल रहा है, जैसे कल तुम्हारा बोर्ड का पेपर है और तुम अभी भी टाल रहे हो कि अरे यार कर लूँगा, और फिर तुम रात में सो रहे हो, तुम टेंशन में सो रहे हो हैं, पर फिर भी तुम्हें नींद आ रही है। बैक बेंचर बच्चों को नींद आती है भाई, सही में, उन्हें पेपर की टेंशन नहीं होती है हैं। फिर तुम सोच रहे हो कि सुबह 3-4 बजे उठ जाऊँगा, पढ़ लूँगा, और तुम्हारी सीधी नींद खुल रही है 8 बजे। भैया 10 बजे तक तो उधर पहुंचना है सेंटर, और कब पढ़ोगे तुम। तो इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन मत करा करो, काम को मत टाला करो। जैसा मैंने बोला, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अगली बात है वेरी इम्पोर्टेंट टेबल। तो भाई ये वाली टेबल तुम्हें याद करनी पड़ेगी। सम कॉमन सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक टेबल है, टेबल 3.6 है, क्लास 9 की NCERT में है। ये तुम्हारे को केमिकल फार्मूले बनाने में बहुत ज़्यादा वाली मदद करेगी, बहुत ज़्यादा वाली, तगड़ी वाली मदद करेगी। क्योंकि इसी से तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुम्हें सोडियम ऑक्साइड बनाना है ना, तो तुम्हें Na2 क्यों बना, मैं बता रहा हूँ ना। अब तुम बताओ Na2 क्यों बना। O पे भी तो 2 आ सकता था, क्यों? क्योंकि ऑक्साइड जो ऑक्सीजन है उस पर 2 माइनस होता है, उसके लास्ट वाले शेल में दो वो रहती है, क्या बोलते हैं, लास्ट में तो 6 होता है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। यार ये तो मैंने तुम्हें समझाया ही नहीं, रुको मैं समझाता हूँ तुम्हें, 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ इधर समझाता हूँ मैं। किसी पे प्लस का आइकन, 1 मिनट, किसी पे प्लस का आइकन है, किसी पे माइनस का आइकन है। क्यों है ये? इसीलिए होता है क्योंकि वैलेंसी के हिसाब से होता है ये सब। Na की, सोडियम का क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 281 आएगा, और अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है तो उसकी 2-6 आएगी। अगर इसे, मैंने क्या बताया था तुम्हें, 1 मिनट भाई, मैंने तुम्हें ये बताया था कि के एलिमेंशियल याद है कि अभी तो भूल गए तुम, अभी 5 मिनट पहले पढ़ाया यार, ऐसा मत करो यार, भूलना मत, ठीक है। मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि के शेल में 2 भरेंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एम शेल में 8 भरेंगे,
और n सेल में भी 8 भरेंगे। तो जिस नंबर के पास, जिस एलिमेंट के पास लास्ट सेल में नंबर, जैसे तुम्हें ऐसा समझो, नोबल गैस कन्फिग्रेशन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर तुम्हें भूख लगी है और तुम रोज़ाना 4 से 5 रोटी खाते हो, मान लेते हैं 5 रोटी खाते हो, और अगर तुम्हें वो क्या बोलते हैं, तुम्हें मिल जाए आज 3 रोटी, तो तुम्हारे को 2 रोटी और चाहिए क्योंकि तुम्हें भूख लग रही है। अब तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें वो 2 रोटी दे दे, स्कूल में तुम हो हैं, वो तुम 2 रोटी दे दे, वो तुम उससे दोस्ती करोगे, वो तुम्हारा फ्रेंड है, मतलब तुम्हारा और अच्छा मित्र बन जाएगा। तो ऐसा ही एलिमेंट्स के साथ भी होता है। जिन एलिमेंट्स के पास लास्ट सेल में नंबर होता है और उन्हें 2 या 3 चाहिए या 1 ज़्यादा होता है, अगर किसी के पास, ये देखो जैसे इसके पास सोडियम के पास लास्ट में 1 शेल है, तो अब मुझे ये बताओ, इसे अगर नोबल गैस कन्फिग्रेशन यही होती है कि शेल को कंप्लीट करना, इसमें के ये रहा, एल ये रहा, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, ये के है, ये एल है, ये एम है। एम शेल में कितने भरते हैं? 8 भरते हैं। और 8, अगर हमें इसमें 8 भरने और 1 है, तो हमारे को 1 छोड़ना सही रहेगा या 7 लेना सही रहेगा? वो ऑब्वियस सी बात है कि हम 7 तो ले नहीं सकते, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस के ऊपर इतना जोर पड़ जाएगा कि इतना जोर पड़ेगा ना कि फट जाएगा, मर जाएगा, वो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो वो देना चाहता है। अब तुम्हारी मम्मी ने, जैसे अभी रोटी का वाला एग्जांपल ऑक्सीजन वाले में समझा, जैसे तुम्हारे को 5 रोटी की ज़रूरत है, 3 मिल गई, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 2 दे दी, तो तुम्हारी दोस्ती और पक्की हो गई। तो ऐसी तुम्हारे दोस्त को ज़रूरत है और तुम्हारी मम्मी ने 6 रोटी भेज दी, तो तुम्हें 5 खानी है, तुम 1 दे दोगे तो तुम्हारा वो और अच्छा दोस्त बन जाएगा। तो ऐसे ही जो मेटल्स होते हैं उनके लास्ट सेल में 1 2 3 होते हैं, जब 1 2 3 ऐसे नंबर होते हैं, तो वो लेने से ज़्यादा देना प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देने को ज़्यादा प्रेफरेंस देने में करते हैं। इसीलिए सारे मेटल्स पे प्लस का साइन होता है। +2 क्यों लिखा जाता है? एक मिनट तुम समझो, Na की वैलेंसी क्या थी? 1। अब इसे क्या 1 देना है या 7 लेना है? 1 देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसके ऊपर एक प्लस आ गई, एक साइन, एक लिखते नहीं है तो प्लस आ गया। ओ में ओ को 2 चाहिए या देना है? ओ को 2 चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके पास 6 है, उसके लास्ट सेल में 6 था ना, है, और अगर वो 6 लूज़ करता है तो भाई उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी ना। बेचारे ऑक्सीजन की हालत समझो, क्या तुम बेदर्द बनते हो यार, उसकी हालत को समझो। अगर वो 2 ले लेगा और बढ़िया है, बढ़िया बात है, पर अगर वो 6 लूज़ करेगा तो वो तो ज़िंदा नहीं रह पाएगा ना। तो इसीलिए अगर जब किसी को चाहिए होता है तो उसके ऊपर माइनस का साइन लगाते थे, और किसको, ऑक्सीजन को चाहिए -2, तो 2 माइनस लगा देते हैं और Na पे लिखा है +1। समझे? नोबल गैस कन्फिग्रेशन वो होता है कि हमें KLMN, जहाँ तक लास्ट सेल, जो भी लास्ट सेल है उसे फिल करना है। हर एलिमेंट इस नोबल गैस कन्फिग्रेशन को चाहता है, वो भी अपने एटम को स्टेबल बनाना चाहता है। ठीक है भाई, एक मिनट, अब मैं क्या पढ़ना था? वैलेंसी पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। तुम्हें भाइयों बहनों, तुम्हें ये टेबल याद करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे चैनल पे इसके लिए कोई ट्रिक उपलब्ध नहीं है, तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो हम अगले पे बढ़ते हैं। तुमने पीरियोडिक टेबल का तो नाम सुन ही लिया होगा, 9th में आ गए या 10th में आ गए, तुमने पीरियोडिक टेबल का नाम बहुत सुना होगा। टीचर्स ने ये भी बोला होगा कि तुम्हें इसके पहले 20 एलिमेंट्स याद करने हैं। अब टीचर को कौन समझाए कि हमसे 2 शब्द तो याद नहीं रखे जाते हैं, हम इतने ये 20 एलिमेंट याद कर लेंगे, पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे?
क्यों नहीं कर लोगे यार? जब तुम्हारा भाई ट्रिक लाया तो क्यों नहीं याद कर लोगे? तो इसके लिए ट्रिक है, पहले 10 एलिमेंट के लिए हाय हेलो, ध्यान से देखना, एक मिनट, हाय हेलो लिसन बी बॉयज कैन नॉट ऑपरेट फ्राइडे नाइट। फिर से सुनो, हाय हेलो लिसन बी बॉयज कैन नॉट ऑपरेट फ्राइडे नाइट। या एक और चीज़ कर सकते हो, हाय हेलो लिसन बी सी न्यूज़। एक मिनट, तुम्हें हाय हेलो लिसन सेम रहेगा, फ्राइडे नाइट सेम रहेगा, इसे बदल लो कि हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन, ऑक्सीजन के लिए ऑन फ्राइडे नाइट। तो हाई से इंडिकेट होता है हाइड्रोजन, HE, हेलो में HE रिप्रेजेंट करता है हीलियम, लिसन में Li रिप्रेजेंट करता है लिथियम, BE में बेरिलियम, BBC बी पहला बी रिप्रेजेंट करता है बेरिलियम, उससे दूसरा बोरॉन, फिर जो BBC का C है वो रिप्रेजेंट करेगा कार्बन, न्यूज़ का N रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन, और ऑन का O रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीजन। फ्राइडे नाइट F रिप्रेजेंट, फ्राइडे में F रिप्रेजेंट करता है फ्लोरीन, और नाइट में N रिप्रेजेंट करता है नियॉन। समझे? ये याद कर लो, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, अब एक और, अब एक मिनट, अब उसके बाद के 11 से 20 नंदू, एक मिनट चल क्यों नहीं रहा ये, नंदू मांगे अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। सुनो, नंदू में जो Na है वो सोडियम को रिप्रेजेंट करता है, मांगे में M जो है वो मैग्नीशियम रिप्रेजेंट करता है, अब्दुल में A एल्यूमिनियम रिप्रेजेंट करता है, Se में S रिप्रेजेंट करता है सिलिकॉन, पेप्सी में P करता है रिप्रेजेंट फोस्फोरस, सोडा में S सल्फर, कोल्ड ड्रिंक में C क्लोरीन, और में A आर्गन, काजू में रिप्रेजेंट करेगा पोटेशियम के, और कतली को Ka वाला नहीं लिखना, Ca वाला लिखना है। ठीक है, समझे तुम? फिर से समझो, 11 से 20 के लिए नंदू मांगे अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। कतली को तुम्हें लास्ट वाले को Ca लिखना है, ना कि Ka वाला। ठीक है, क्योंकि Ca से कैल्शियम रिप्रेजेंट होता है। तुम्हें ये PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इसमें एक ही ट्रिक है ये वाली, इसे याद कर लेना। तो हम अगली PDF पे बढ़ते हैं। अगली है एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन, ये तो पढ़ लिया हमने, रिपीटेड हो गया, सॉरी। आयन्स एंड देयर टाइप्स। आयन इज एन एटम और मॉलिक्यूल, एक मिनट भाइयों बहनों, कहाँ गए हम? हाँ, हमें ये पढ़ना था। एन आयन इज एन एटम और मॉलिक्यूल that has gained or lost electron resulting in net electric charge. There are two main types of ion. आयन, जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें कि जब क्या बोलते हैं, अभी हमने समझा नहीं सोडियम और ऑक्सीजन का, तो सोडियम पे जो प्लस चार्ज है, जब तुम Na सिर्फ Na लिखोगे तो वो सोडियम रिप्रेजेंट करता है, पर अगर तुम Na पे प्लस लिख देते हो, +1 लिख देते हो, उसे सोडियम आयन कहते हैं, क्योंकि उसने गेन किया है, सॉरी लॉस्ट किया है एक आयन, उसने लॉस्ट किया एक आयन, तब वो स्टेबल बना है और एक आयन बन चुका है। समझे?
या अभी भी समझ नहीं आया? नहीं आया होगा यार, ये आ गया होगा काफ़ी बच्चों को। एन आयन इज़ एन एटम। यार सीधा समझो, अगर किसी एलिमेंट के नाम पे सॉरी किसी सिंबल पे, किसी एलिमेंट के सिंबल पे प्लस या माइनस चार्ज लगा दोगे वो बन जाएगा आयन, बात ख़त्म। जैसे Na+ O2-, समझ गए। कैटायंस, सुनो, आयंस मेनली दो टाइप के होते हैं, कैटायन एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, जैसे सोडियम, कैल्शियम, आयरन। और एनायन जैसे जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, जैसे Cl, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और भी बहुत तरह के होते हैं। तो अब अगली साइड्स पे बढ़ते हैं। कंपाउंड भी पढ़ लिया था ना हमने, तो यार बहुत रिपीट हो रही हैं, फिर भी पढ़ लो। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस formed when two or more different types of element combine in fixed ratio. Compound have properties that are different from those of constituent elements. For example, H2O, NaCl, NaOH and many more. तो अगली स्लाइड है हमारी, writing a chemical formula. A chemical formula is a symbolic representation of compound showing the types and number of atoms present. Subscripts are used to indicate the number of atoms of each element in the compound. Example, H2O indicates hydrogen atom, 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. Chemical formulas are written based on the valency of the element involved and rules of chemical nomenclature. ये थी किताबी भाषा, तो हम अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। समझो, केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड बना है उसमें मतलब कितने एटम किस पर्टिकुलर एलिमेंट के जुड़े हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था सोडियम ऑक्साइड, इसमें हमें ये पता चल रहा है जब सोडियम के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जुड़ेगा तब हमारा एक सोडियम ऑक्साइड बनेगा। या NaCl हमारा नमक, टाटा नमक खाया करो भाई, आयोडीन ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में जब एक एटम सोडियम का और जब 1 एटम क्लोरीन का जुड़ेगा तब बनेगा हमारा टाटा नमक या कोई सा भी नमक, सोडियम क्लोराइड है। केमिकल फॉर्मूला बनाने में तुम्हें 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि दोनों पे कितना चार्ज है। जैसे हमारे सोडियम भैया पे है +1 चार्ज, क्योंकि ये 1 दे देते हैं खींच के, और O2 पे है माइनस, क्योंकि ये 2 खींच के खा लेते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, इस पे जितना भी चार्ज है, इसमें प्लस लिखा है बस, तो इसको इसके नीचे लिखना है, एग्जैक्ट नीचे जिस एलिमेंट का नंबर है। मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। पहले तुम्हें इसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने बोला वो जो टेबल दी ना 3.6 वाली NCERT वाली, उसे ज़रूर याद कर लो। अगली जो वीडियो आने वाली है केमिस्ट्री के पहले उसकी क्लास 10th की पहले चैप्टर की, उसमें मैं उसकी ट्रिक भी दे दूँगा तुम्हें, ठीक है। अब तुम समझो, Na का तुमने लिख दिया वैलेंसी लिख दी, और तुम्हें O2 की लिखनी है। बस इधर तुम्हें करना है क्रिस क्रॉस, दोनों की वैलेंसी को आपस में भेड़ देना, कि जो इसके पास 2 है, 2 वाले को सोडियम में भेड़ दिया, इसको इसमें भेड़ दिया, तो इसमें क्या बन गया, Na को अगर 2 बार करेंगे तो इधर लगाएंगे, ठीक है, Na2O, समझे, ठीक है। अब एक और बना लेते हैं, हमारा टाटा नमक बनाते हैं भाई। टाटा नमक पहले सोडियम ही होगा, सोडियम पे प्लस चार्ज, Cl क्लोरीन भैया पे हमारा, 1 मिनट, क्लोरीन पे माइनस चार्ज, ठीक है। क्लोरीन की -1, इसका 1, आपस में भेड़ दिया तो Na1Cl1, हम 1 को अभी मान्यता नहीं देंगे, बेचारे के राइट्स वायलेट हो रखे हैं, तो NaCl बन जाएगा। तो ठीक है भैया, समझे तुम, सही में समझे ना,
समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में डाउट बता देना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, तुमने इसका नाम बहुत बार सुना होगा। मतलब पीरियोडिक टेबल अगर तुम 10th में जब याद करना या 9th में जब याद करना, अगर तुम्हें 11th में साइंस ऑप्ट करनी है, नहीं तो तुम्हारा 20 से 30 एलिमेंट में हो जाएगा। 9th-10th में गुजारा हो जाएगा आराम से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। और क्लास 9th 10th में तो NCERT केमिस्ट्री में साइंस की NCERT से तो बिल्कुल कुछ बाहर नहीं जाता। बस तुम सही से नहीं पढ़ोगे तो भाई तुम्हें लगेगा ही आउट ऑफ सिलेबस है। ये तो वही वाली बात हो जाएगी ना कि हम तो NCERT पढ़ के नहीं गए, लखमीर सिंह पढ़ ली और उसमें जाके बोल रहे कि हम आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर। और तुम्हें ना एग्जामिनर उधर ही रख के देगा। इसलिए बोलता हूँ NCERT पढ़ो, NCERT को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, एक्स्ट्रा बुक्स को बिल्कुल भी प्रेफरेंस मत दो, बिल्कुल मत दो। जाके टॉपर्स की इस बार वो देख लो शॉर्ट वीडियोज़, उनमें बोला है कि RD शर्मा को किसी ने हाथ नहीं लगा, फिर भी 100 में से 100 मैथ्स में। किसी ने एक्स्ट्रा बुक साइंस की नहीं ली। जो तुम्हारे टीचर्स मॉड्यूल ले रहे हैं, और तुम्हें इस चैनल पे भी जब तुम्हारी अभी फर्स्ट क्लास आएगी 10th की चैप्टर 1 की, उसमें भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जिनकी संभावना है ज़्यादा आने की बोर्ड में, और गारंटीड मैं बता रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो प्रैक्टिस करना सही। प्रैक्टिस ये नहीं कि तुम बस करे जा रहे हो, जो मिल रहा है करे जा रहे हो, बस करे जा रहे हो। तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड स्टडी करोगे तुम, आएगा 65% आएगा, तुम उसमें मुक्त हो जाओगे। तुम्हें लाना 95 98, तो उसके लिए तुम्हें मॉड्यूल्स करने पड़ेंगे जो हम दे रहे हैं, या तुम्हारे कोचिंग वाले दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट वाले दे रहे हैं, या तुम्हारे स्कूल के टीचर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, सबसे इम्पोर्टेंट पेज आ गया हमारी प्रेजेंटेशन का। स्टे मोटिवेटेड सॉरी। इट डज़ नॉट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। अब देखो भाई ये पेज क्यों आया, किस लिए आया। हमें ये पेज हर प्रेजेंटेशन, हर वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा कि आपको एक चीज़ हम सिखा सकें, एक चीज़ बता सकें, या आपको मोटिवेट फील कराए रखें आपको, ठीक है। पहली कोट हमारी ये है, कोट ऑफ दी वीडियो, इट डज़ नॉट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट आर यू डूइंग। भाई अगला बंदा मतलब जो आपके आगे बैठा है, पीछे बैठा है, आप स्कूल में जा रहे हो, बैक बेंचर हो, मिडल, आपके आगे पीछे वाले जो भी कर रहे हैं, RD शर्मा कर रहे हैं, लखमीर सिंह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, करने दो। आप NCERT करो, या अगर वो खेल रहे हैं आप पढ़ रहे हो, आपको उसके हिसाब से, आपके हार्डवर्क के हिसाब से आपको मार्क्स मिलने हैं, ना कि अगर वो कर रहे हैं या वो पढ़ रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे मार्क्स, ठीक है। एक और कोट, यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो। तुम अगर सोचते हो कि मैं ना 95 ला सकता हूँ या 95 नहीं ला सकता हूँ, तो तुम उससे ज़्यादा ला सकते हो। अगर तुम 70-75 वाले बंदे हो, चाहे 35 से 40 वाले बंदे हो, 50 से 65 वाले बंदे हो, 70-80 वाले बंदे हो, तुम ला सकते हो। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में करोगे तब होगा कुछ काम, ऐसे तो बिल्कुल ना होने वाला, ठीक है। तो एक और कोट, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो, मतलब तुम सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो तुम कर सकते हो सही में। बस तुम्हें स्टार्ट करने की देर है। किसी भी काम के शुरू के 5 मिनट बहुत बेकार होते हैं। तुम ये वीडियो जब भी देखोगे, इस वीडियो को पूरा देखना, 2x पे देखना और पूरा देखना। शुरू के 5 मिनट तुम्हें लगेगा कि तुम्हें नहीं देखनी, मन नहीं कर रहा, पर देखोगे ना तो अच्छा लगेगा, समझ आएगा। और अगली क्लास के लिए, इस क्लास के लिए थैंक यू देखने के लिए पूरी वीडियो, और अगली क्लास के लिए तैयार रहना कल 7 बजे।